परफेक्शन आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं अरविंद पांडे और हम लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। मौद्रिक नीति को हम लोगों ने पहले भाग में, दूसरे भाग में, यानी कि इसके दो भाग हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं और आज हम लोग मौद्रिक नीति के भाग 3 को जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी तक की जो श्रृंखला रही है मौद्रिक नीति की, उसमें हम लोगों ने मौद्रिक नीति की परिभाषा, मौद्रिक नीति के उद्देश्य, इसके अलावा बात करें मौद्रिक नीति के जितने उपकरण होते हैं उनको 2 भागों में डिवाइड करके हम लोगों ने पढ़ा, पारंपरिक उपकरण, गैर पारंपरिक उपकरण। फिर हम लोगों ने प्रत्यक्ष उपकरण, अप्रत्यक्ष उपकरण के अंतर्गत CRR क्या है, SLR क्या है, बैंक दर क्या है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी किसे कहते हैं, उसके अंतर्गत रेपो दर की प्रक्रिया, रिवर्स रेपो रेट, ओवरनाइट रेपो, टर्म रेपो, TLTRO, LTRO, ये सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ OMO हम लोगों ने बात कर लिया है, हम लोगों ने MSF के बारे में बातचीत कर लिया है। तो ये कंप्लीट डिस्कशन हम लोगों का पार्ट 2 तक कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग मौद्रिक नीति के भाग 3 से जो है कुछ नए उपकरणों की शुरुआत करेंगे या कुछ नए उपकरणों को डिस्कस करेंगे और साथ साथ जो है गैर पारंपरिक उपकरण जो है, जो मौद्रिक नीति के अंतर्गत बाजार में तरलता को समायोजित करने के लिए RBI द्वारा प्रयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण उपकरण है, उसके बारे में भी हम लोग की आज चर्चा होगी। तो आइए बिना देर किए शुरू करेंगे आज का सेशन। तो भाग 3 में बात करें तो सबसे पहले हम लोग अभी जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है अस्थाई जमा सुविधा। इसे हम कहते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। इसे हम कहते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अब इसके स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की बात करें तो इसका कुछ कीवर्ड्स है, ज़रा उसको देख लेते हैं, फिर इसके बारे में बातचीत करेंगे डिटेल में। RBI ने तरलता यानी लिक्विडिटी को अवशोषित करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए एक उपकरण के रूप में अस्थाई जमा सुविधा यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की शुरुआत की। और ये जो है, जो शुरुआत हुई कब हुई, सन 2018 में, यानी 2018 में इसकी शुरुआत की गई। और इस स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 25 बेसिस पॉइंट कम होता है रेपो रेट पर। यानी अगर बात करें रेपो रेट अगर है 6.50% है तो आप इसमें से जो है 25 पॉइंट यानी कि 0.25% आप क्या करिए, माइनस कर दीजिए और आपका ये बन जाएगा 6.25%। और ये होता है कौन सा रेट, SDF का रेट होता है, यानी कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज़ का ये रेट होता है। दरअसल बात करें SDF के अंतर्गत तो SDF बाजार में तरलता को सुनिश्चित करने के लिए, तरलता को मैनेज करने के लिए या बाजार से लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए एक ये विशेष उपकरण है, एक अलग प्रकार का उपकरण है, जिसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक बैंकों से पैसे को अवशोषित करती है या बैंकों से जो है जो फंड है या जो एक्सेस लिक्विडिटी है उसको एब्जॉर्ब करती है। और उस एब्जॉर्ब करने के बदले में केंद्रीय बैंकों के पास किसी प्रकार का कोई प्रतिभूति रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी बिना किसी सिक्योरिटी को डिपॉजिट किए हुए या बिना किसी प्रतिभूति को रखे हुए केंद्रीय बैंक बैंकों से उनके पास जो अतिरिक्त नकदी है उसको सोखने का काम जिस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से करता है उसको हम लोग स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी या अस्थाई जमा सुविधा के नाम से हम इसे जानते हैं। 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी, याद रखना है 25 बेसिस पॉइंट कम होता है रेपो दर से। यह एक लिक्विडिटी को मैनेज करने का अतिरिक्त उपकरण है जिसके अंतर्गत हम लोगों ने यही बात किया कि जो है अंतर्गत बैंक अपना अतिरिक्त फंड RBI के पास डिपॉजिट करने के लिए किसी प्रकार की प्रतिभूति को जो है रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। RBI बिना कोई प्रतिभूति रखे जो है बैंकों से पैसे को एब्जॉर्ब कर सकता है। SDF का जो मुख्य उद्देश्य 2018 में जब लॉन्च किया गया तो इसका मुख्य उद्देश्य था 8.5 लाख करोड़ की जो अतिरिक्त तरलता बाजार में उपलब्ध है उस तरलता को जो है कम करना और मुद्रास्फीति की समस्या से निपटने के उद्देश्य को लेकर के SDF को बड़े जोर शोर से केंद्रीय बैंक ने जारी किया या केंद्रीय बैंक ने इसका इंट्रोडक्शन किया। आई थिंक SDF आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर हम एक बार फिर से इसका रिकैप करें तो कहेंगे SDF एक नए उपकरण के रूप में सन 2018 में केंद्रीय बैंक ने इसको इंट्रोड्यूस किया। इसका ये एक प्रकार का एक कह सकते हैं एक विशेष उपकरण है जिसके माध्यम से केंद्रीय बैंक बाजार से अतिरिक्त तरलता को सोखने का काम करती है। उसके बदले केंद्रीय बैंक को जब बैंकों से तरलता को एब्जॉर्ब करेगी तो बदले में कोई भी सिक्योरिटी बैंकों के पास रखने की ज़रूरत नहीं होती है RBI की। एक और मैं आपको तरीका बता दूं, जैसे क्या है, अगर RBI बैंक से पैसा ले रहा है या बैंक RBI से पैसा ले रहे हैं तो जब भी बैंक RBI से पैसा लेते हैं तो बदले में इनको कोई ना कोई सिक्योरिटी RBI में रखनी होती है।
सेम टू सेम जब बैंक आरबीआई में अपना पैसा रखते हैं तो आरबीआई जो है को कोई ना कोई सिक्योरिटी कहाँ रखनी होती है, बैंक में रखनी होती है। तो बिना किसी प्रतिभूति के एसटीएफ के अंतर्गत लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने का जो तरीका निकाला आरबीआई ने, उसको हम लोग स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के नाम से जानते हैं। आई थिंक यहाँ तक ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी और इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले इंस्ट्रूमेंट की तरफ। अगला इंस्ट्रूमेंट है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। इसको हम कहते हैं बाजार स्थिरीकरण योजना के नाम से जानते हैं। अब बाजार स्थिरीकरण योजना की बात करें तो इस योजना की शुरुआत हुई थी सन 2004 में। 2004 में इस योजना की शुरुआत हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचलन में कब आया ये 2016 में जो नोटबंदी हुई थी या जो विमुद्रीकरण हुआ था, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, इस विमुद्रीकरण के अंतर्गत ये मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम सबसे ज़्यादा प्रचलन में रहा, यानी सबसे ज़्यादा प्रयोग में रहा। अब जो है ये योजना क्या है, तो कहेंगे इस योजना के तहत जो केंद्रीय बैंक यानी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारत सरकार से मार्केट स्टेबलाइजेशन प्रतिभूतियां जारी करने के लिए कहता है। यानी कि जो है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या कह रहा है कि सर आप जो है हमें कुछ मार्केट स्टेबलाइजेशन सिक्योरिटी दे दीजिए, यानी बाजार स्थिरीकरण प्रतिभूति जो है जारी कर दीजिए। और इस प्रतिभूति को जारी करके जो है बैंकों को ये जारी किया जाएगा और इस प्रतिभूति को जारी करके जो फंड है यानी जो अतिरिक्त फंड है उसको सोख लेने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है। अब मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम का मतलब क्या होगा कि आरबीआई बाजार से जो है तरलता को एब्जॉर्ब करने के लिए सरकार से विशेष प्रतिभूतियों को जारी करने की मांग करता है और इन प्रतिभूतियों को जारी करके बैंकों से एक्सेस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन जब आरबीआई इस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करेगा तो इस तरलता को, इस मुद्रापूर्ति को ये कभी भी सरकार को नहीं देता है, यानी गवर्नमेंट को ये नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि अगर ये पैसा सरकार को दे दिया गया और सरकार ने फिर से सार्वजनिक व्यय के माध्यम से इस पैसे को बाजार में खर्च कर दिया तो बाजार में तरलता जितनी अब्जॉर्ब हुई थी उतने ही पैसे का तो इनफ्लो हो गया, तो बाजार में जो एग्रीगेट मनी सप्लाई है उस पर तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो एक्चुअल में सरकार केंद्रीय बैंक बाजार से एक्सेस लिक्विडिटी को निकालने के लिए, खींचने के लिए, सोखने के लिए मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम का प्रयोग करना स्टार्ट किया सन 2016 में। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था 2016 के दौरान जब नोटबंदी हुई, उस नोटबंदी के दौरान जो है बैंकों के पास आए हुए 15,31,000 करोड़ रुपए की जो अतिरिक्त जमा राशि थी उसको सोखने के उद्देश्य से आरबीआई ने इस मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम को लॉन्च किया, यानी कि बाजार स्थिरीकरण योजना को जो है लॉन्च किया। एक और चीज, बैंकों से ये जो तरलता को एब्जॉर्ब किया जाएगा उस पर जो ब्याज होगा यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने संसाधनों से देगी। अपने संसाधनों का मतलब अपनी आय से देगी। वो जैसे आरबीआई बैंक रेट पर पैसा देती है या रेपो रेट पर बैंकों से पैसा देती है, तो जो आरबीआई को लाभ होगा उस लाभ से इस प्रतिभूति पर रिटर्न बैंकों को देगी। क्लियर है बातें? तो ये मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम का एक सीधा पर्पस था कोविड के ड्यूरेशन में, विमुद्रीकरण के दौरान जो बाजार में अतिरिक्त तरलता मौजूद हो गई थी उसको किसी भी तरीके से एब्जॉर्ब करना। तो ये आपका हो गया मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। और इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले इंस्ट्रूमेंट की तरफ एंड द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज ऑपरेशन ट्विस्ट। अब ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है? तो ऑपरेशन ट्विस्ट जो है अमेरिका का जो केंद्रीय बैंक है फेडरल रिजर्व, इसके द्वारा प्रयोग किया जाने वाला एक मौद्रिक उपकरण है। जैसे हमारे वहाँ इतने सारे मौद्रिक उपकरण प्रयोग किया जा रहा है केंद्रीय बैंक के द्वारा, उसी प्रकार से जो है केंद्रीय बैंक के द्वारा जो है जो अमेरिका का केंद्रीय बैंक है उसके द्वारा प्रयोग किया जाने वाला एक प्रकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है। और हाल ही में इसी उपकरण का प्रयोग हमारे देश का सेंट्रल बैंक ने भी भारत में किया, जिसकी वजह से जो ऑपरेशन ट्विस्ट है वो काफ़ी जो है प्रचलन में रहा। अब ये ऑपरेशन ट्विस्ट की समस्या को समझने के लिए या ऑपरेशन ट्विस्ट को समझने के लिए अर्थव्यवस्था की समस्या को थोड़ा समझना पड़ेगा। ये तभी जो है बाजार में ये प्रक्रिया या ट्विस्ट तभी जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा जब बाजार या अर्थव्यवस्था अनुकूल परिस्थिति में नहीं है। और अनुकूल परिस्थिति में ना होने का रीज़न क्या हो सकता है? कई सारे रीज़न हो सकते हैं। जैसे बाजार में जो मुद्रापूर्ति है वो बहुत कम हो गई है, बाजार में तरलता बहुत कम है, जिसके कारण जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। कुछ ऐसी सिचुएशन अर्थव्यवस्था में अगर मान लीजिए आ गई है, यानी बाजार में पैसा कम होगा,
अगर बाजार में पैसा कम होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। कम पैसे पर ब्याज ज़्यादा होता है, अधिक पैसा रहता तो ब्याज कम होता। अब आप मुझे बताइए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट उपभोक्ता को भी परेशान करेगा, ये बढ़ा हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट उत्पादक को भी परेशान करेगा। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको कैसे नियंत्रित करे, आरबीआई उसको कैसे कंट्रोल करे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, बाजार से गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो जारी किया गया था, यानी कि जो G-SEC जारी किया था, उसको क्या करता है, परचेज करने का काम करता है। यानी कि ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत जो देश का सेंट्रल बैंक है यानी केंद्रीय बैंक है, वह ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए बाजार से सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता है, और वे सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता है जिन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है। और ये जो दीर्घकालीन प्रतिभूतियां हैं, इनको वो बाजार से खरीदेगा, और जैसे ही बाजार से खरीदेगा तो इन प्रतिभूतियों को जब केंद्रीय बैंक लेगा तो जो पैसा होगा वो बाजार में आ जाएगा। यानी कि जब हम कोई प्रतिभूति बाजार से खरीदेंगे तो उसके लिए हमें पैसा पे करना पड़ेगा, तो जो फंड हम बाजार में भेजेंगे तो इससे क्या होगा, बाजार में मुद्रापूर्ति बढ़ेगी, और अगर मुद्रापूर्ति बढ़ेगी तो आप बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन होगा कि नहीं होगा। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया कि बाजार में पैसा बहुत कम था, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था, और इसके कारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत सरकारी जो दीर्घकालीन सरकारी प्रतिभूतियां थी उनको खरीदने का काम किया, जिससे बाजार में तरलता उपलब्ध हुई और ब्याज की दरों में कमी आई। लेकिन कहीं ब्याज की दरें बहुत ज़्यादा कम ना हो जाए, तरलता बहुत अधिक ना हो जाए, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रहा है कि साइमल्टेनियसली, यानी कि जैसे ही वो सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद रहा है उसी के अनुरूप फिर क्या करता है, कुछ सरकारी प्रतिभूतियों को ये जारी भी कर देता है। यानी कि कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को वह सेल भी करता है। अभी क्या कर रहा था, ये परचेज कर रहा था, अब क्या कर रहा है, ये सेल कर रहा है। और अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल कर रहा है तो सेल करके कुछ तरलता को ये बाजार से वापस भी बुला लेता है। यानी अगर हम एक लाइन में कहें तो ऐसे समझ लीजिए, ऑपरेशन ट्विस्ट का मतलब क्या होगा, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाजार में तरलता को समायोजित करने के लिए एक साथ सरकारी प्रतिभूतियों को क्रय एवं विक्रय दोनों करने का कार्य करे तो इसे ऑपरेशन ट्विस्ट कहा जाता है। जैसे जो ट्विस्ट वर्ड है वो एक समय की बात है, ये एक प्रकार का डांस फॉर्म हुआ करता था, और इसमें साइमल्टेनियसली जो है दो प्रक्रियाएं एक साथ हुआ करती थी, जिसकी वजह से इस पूरे ऑपरेशन को जो है ऑपरेशन ट्विस्ट नाम दिया गया, जहां पर सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करने की दोनों ही प्रक्रियाएं एक साथ जो है केंद्रीय बैंक जो है समायोजित करता है, और अर्थव्यवस्था में जो तरलता है उसको फ्लक्चुएट करने का काम करता है, जो ब्याज दरें हैं उन पर सकारात्मक प्रभाव डालने की कोशिश करता है। तो ये रहा आपका ऑपरेशन ट्विस्ट। अगर हम बात करें तो केंद्रीय बैंक दीर्घकालीन जो प्रतिभूतियां होती हैं, चूंकि दीर्घकालीन प्रतिभूतियों पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, को बैंकिंग व्यवस्था से खरीदता है, और जब खरीदेगा तो मार्केट में मनी सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी। जिन प्रतिभूतियों पर उच्च ब्याज दर दिया जा रहा था उनको वो खरीद लेगा, और फिर आरबीआई प्रतिभूतियों को खरीदने से बाजार में तरलता का प्रभाव होता है, हम लोगों ने यही यहाँ बात करी, एवं ब्याज दरें जो है नीचे आने लगती हैं। जब मनी सप्लाई अधिक होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, कम होगा। उसी समय आरबीआई अल्पकालीन प्रतिभूतियों को बेचकर कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कर लेता है। यानी अल्पकालीन प्रतिभूतियों पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, दीर्घकालीन पर ज़्यादा होता है, तो वो अल्पकालीन प्रतिभूतियों को जब बाजार में जारी करेगा तो उससे वो फंड प्राप्त कर लेता है, और ये जो अल्पकालीन प्रतिभूतियां हैं उन पर ब्याज की दरें क्या होती हैं, कम होती हैं। तो बाजार में जो ब्याज की दरें होंगी क्या होंगी, वो कम होंगी। क्लियर है बात। तो ये बाजार में ब्याज की दरों को नियंत्रित करने के लिए, और यूं कह लें तरलता को नियंत्रित करने के लिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस अमेरिकन मौद्रिक उपकरण का प्रयोग करना स्टार्ट किया, जिसका नाम है ऑपरेशन ट्विस्ट। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हुई होगी, और इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग जो है अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मौद्रिक नीति के अंतर्गत, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत, यानी कि गुणात्मक उपकरण के अंतर्गत। अगर आपको याद आ रहा होगा तो हम लोगों ने पारंपरिक उपकरण को दो भागों में डिवाइड किया था, एक क्वांटिटेटिव था, एक क्वालिटेटिव था। तो अभी तक हम जितना बात हम लोग कर रहे थे वो सारी चीज़ें क्वांटिटेटिव थी, यानी कि मात्रात्मक थी। लेकिन अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो गुणात्मक हैं, यानी अब जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, क्वालिटेटिव हैं। एंड क्वालिटेटिव का मतलब आप एक लाइन में समझ लीजिए कि दिस इज द गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई, यानी ये जो उपकरण है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो है गाइडलाइन कही जाती है। आप यूँ कह लें कि आरबीआई अपनी गाइडलाइंस को जारी करके बाजार में तरलता को सुनिश्चित करने का कार्य करता है। अब यहाँ पर सबसे पहला गाइडलाइंस क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, मार्जिन रिक्वायरमेंट।
मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, आरबीआई कहता है कि सर अगर आपको लोन देना है तो मान लीजिए ये कोई सिक्योरिटी है जिसके बदले आप लोन देना चाहते हैं। ये सिक्योरिटीज़ को हम कुछ भी मान लेते हैं, मान लीजिए कोई ये ज़मीन है, लैंड है कोई, और इसकी कीमत कितनी है 10 लाख रुपए। तो जब लोन दिया जाएगा तो आप इसके बदले यानी 10 लाख की सिक्योरिटी के बदले आप लोन कितना देंगे 6 लाख, यानी कि ये जो है 6 लाख रुपए क्या होगा, ऋण की राशि होगी, और 10 लाख रुपए क्या है, इस संपत्ति की जो है कीमत है। तो आरबीआई कह रहा है कि देयर शुड बी मार्जिन, यानी कि एक मार्जिन होता है लोन गिवन बाय बैंक एंड लोन सिक्योरिटी रिसीव्ड बाय द बैंक, यानी जिस प्रतिभूति के बदले हम कर्ज ले रहे हैं उस प्रतिभूति का जो कीमत है और जो लोन दिया जा रहा है, इन दोनों के बीच में देयर शुड बी अ डिफरेंस, देयर शुड बी अ गैप, ये गैप होना चाहिए, और इस गैप को ही हम क्या कहते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। और आरबीआई अपनी गाइडलाइंस में कहता है कि बैंकों को लोन देते समय हमेशा ही मार्जिन रखना चाहिए, बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड। क्यों रिक्वायर्ड होगा कि अगर ये व्यक्ति लोन देने में सक्षम नहीं हुआ या अपना पूरा पैसा किसी कारण से रीपे नहीं कर पाया तो बैंक उसकी परिसंपत्ति को या बैंक उसके कोलैटरल को बाजार में नीलाम करके, बाजार में ऑक्शन करके अपने आउटस्टैंडिंग बैलेंस को वो रिकवर कर सकता है। अगेन बात करें हम लोग डायरेक्ट एक्शन क्या है। डायरेक्ट एक्शन का मतलब आरबीआई अपनी गाइडलाइन जारी करता है और कहता है कि सारे बैंकों के लिए वो मैंडेटरी होता है, लेकिन अगर आरबीआई की किसी भी गाइडलाइंस को कोई बैंक अवॉइड कर रहा है यानी उसको नहीं मान रहा है तो आरबीआई कैन टेक अ डायरेक्ट एक्शन। आरबीआई उसके खिलाफ प्रत्यक्ष कार्यवाही कर सकती है। प्रत्यक्ष कार्यवाही का मतलब होगा कि आरबीआई उस बैंक पर भारी जुर्माना लगा सकती है। आरबीआई हालांकि उसके लाइसेंस को भी रद्द करने का पावर रखती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि सर आरबीआई की सभी गाइडलाइंस को फॉलो करना है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आरबीआई कैन टेक अ डायरेक्ट एक्शन। इट मीन जैसे कि अगर आरबीआई का एक गाइडलाइन से केवाईसी अपडेट करना है, इट मीन्स कि जितने भी ग्राहक होंगे जिनका संबंध बैंकों से किसी विधा में रहेगा, चाहे वो जमा करता होंगे, चाहे वो लोन लेने वाले होंगे या किसी भी तरीके से वो बैंक से जुड़े होंगे, तो उनका प्रॉपर केवाईसी करना होता है। केवाईसी मीन्स नो योर कस्टमर गाइडलाइंस होती है एक, जिसके अंतर्गत उनको अपना यानी ग्राहकों को अपना आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, अपना एक रिसेंट फोटोग्राफ्स आपको जमा करना होता है बैंक में फुल केवाईसी के लिए। तो ये आपको कंप्लीट करना है। लेकिन अगर आरबीआई ने देखा कि कोई ऐसा बैंक है जिसने केवाईसी अपडेट नहीं किया अपने कुछ ग्राहकों का या कुछ हजार या लाख ग्राहकों का, तो आरबीआई उसकी सजा के तौर पर उस बैंक के ऊपर जो है भारी जुर्माना इंपोज करने का कार्य करता है। तो ये जो है आरबीआई के मौद्रिक नीति के प्रत्यक्ष कार्यवाही के अंतर्गत आता है, यानी कि डायरेक्ट एक्शन के अंतर्गत आता है। फिर हम बात करें अगर क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग का मतलब क्या होगा, क्रेडिट मतलब साख और राशनिंग मतलब होता है कम करना। तो जब केंद्रीय बैंक जो है खुद आगे आकर बैंकों से ब्याज दर को कम करने के लिए कहने लगे, वह बाजार में मुद्रा पूर्ति को कम करने के लिए आग्रह करने लगे, तो इसे हम कहते हैं क्रेडिट राशनिंग। यानी वो खुद ही अपनी गाइडलाइंस के जरिए बाजार को या बैंकों को संबोधित कर रहा है कि बाजार में अभी जो है मांग कम है, बैंक कर्ज देने से बचें। अगर ऐसा स्टेटमेंट आ रहा है तो दिस स्टेटमेंट बिलोंग टू द क्रेडिट राशनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ये मौद्रिक नीति के क्रेडिट राशनिंग वर्ड से संबंधित है, क्रेडिट राशनिंग गाइडलाइन से संबंधित है। इसी के अलावा बात करें मोरल सुएशन। मोरल सुएशन मतलब नैतिक दबाव। नैतिक दबाव का मतलब होगा कि आरबीआई नैतिक रूप से बैंकों को अर्थव्यवस्था के अनुरूप व्यवहार करने के लिए नैतिक रूप से दबाव बनाता है। जैसे अगर हम बात करें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सीआरआर दरों को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सीआरआर की दरों को काफ़ी कम कर दिया, जिसका उद्देश्य था कि बाजार में तरलता को अधिक करना। अब इस बात पे बैंक नहीं मान रहे हैं। बैंक ऐसा कह रहे हैं कि अभी बाजार में वो पैसा नहीं ज़्यादा निकाल पाएंगे क्योंकि उनको ऐसा रिस्क लग रहा है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। तो आरबीआई उनको अपने इस नैतिक जिम्मेदारी का एहसास दिला सकता है उन बैंकों को जो अर्थव्यवस्था के प्रतिकूल है, यानी उनको अनुकूल लाने की कोशिश करेगा, और इस प्रक्रिया को हम जो है मोरल सुएशन के नाम से जानते हैं। हालांकि इन गाइडलाइंस के बारे में आपकी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा या बहुत बेहतर प्रश्न नहीं बनते हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि ये जो 4 गाइडलाइंस हैं इसको हम लोग आरबीआई के मौद्रिक नीति के अंतर्गत क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में रखते हैं, यानी कि गुणात्मक उपकरण की कैटेगरी में इसे हम रखते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं, आरबीआई का ये गुणात्मक उपकरण हो गया, एंड देन आफ्टर हम बात करते हैं अब पारंपरिक उपकरण। पूरी बातें खत्म हो गई, अब हम लोग बात करेंगे गैर पारंपरिक उपकरण, यानी कि नॉन ट्रेडिशनल जो इंस्ट्रूमेंट हैं हम उनकी बात कर रहे हैं।
तो बात करें अगर गैर पारंपरिक उपकरण के बारे में, तो हम लोगों ने इसके पहले क्लास में डिस्कस किया था कि जब पारंपरिक उपकरण पूरी तरीके से फेल हो जाएं, यानी कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो पारंपरिक उपकरण है वो पूरी तरीके से अगर फेल हो जाए, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करता है उसको हम कहते हैं गैर पारंपरिक उपकरण, जिसके अंतर्गत एक वर्ड आएगा हेलीकॉप्टर मनी, या इसको हेलीकॉप्टर ड्रॉप के नाम से भी जानते हैं हम लोग। एक हेलीकॉप्टर हूवर होता है एंड द थर्ड वन इज नकारात्मक ब्याज दर। ये कुछ तरीके हैं जिन तरीकों को अपना करके आरबीआई बाजार में मुद्रा को संतुलित करने का प्रयास करती है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हेलीकॉप्टर ड्रॉप क्या है, हेलीकॉप्टर मनी क्या है। तो यहाँ पर एक आप इमेज देख सकते हैं, एक हेलीकॉप्टर है जिसके माध्यम से पैसे की बरसात की जा रही है, यानी पैसे को बरसाया जा रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल यहाँ से मिलता हुआ है। हेलीकॉप्टर ड्रॉप और मनी का अर्थ यही होता है कि बाजार में किसी भी तरीके से अतिरिक्त पैसे का सृजन करना। क्लियर है बात? अब ऐसा क्यों करने की ज़रूरत पड़ रही है, सरकार को पैसे को ड्रॉप करने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? ऐसा तब होता है जब देश के केंद्रीय बैंक ने बैंकों से बाजार में अधिक तरलता या बाजार में अधिक साख सृजन की बात की, लेकिन बैंक मनमानी कर रहे हैं या किसी भी कारण से अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी ट्रैप आ गया है। जैसे आरबीआई दरों को कम करते जा रहा है, लेकिन बैंक उस रेट में दरों को नहीं कम कर पा रहे हैं। अब वो जो पैसा है वो बैंकों में फंसता जा रहा है, बैंकों के बीच में वो फंसा रह जा रहा है। वो बाजार में निकलना चाहिए, वो बाजार में पैसा नहीं निकल पा रहा है, यानी कि एक तरलता संजाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है, लिक्विडिटी ट्रैप की स्थिति आ गई है। तो इस जो है परिस्थिति में या इस समस्या को दूर करने के लिए केंद्रीय बैंक मुद्रा को छापता है, और ये मुद्रा को छापने के बाद ये बैंकों को नहीं देता है, ये सीधे सरकार को दे देते हैं। और सरकार अपनी योजनाओं के माध्यम से या अन्य तरीकों से जो है उपभोक्ताओं को या आम जनता को पैसा पहुंचा देती है, यानी आम जनता को डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष तरीके से उनको पैसा प्रोवाइड कर दिया जाता है। चूँकि इस पैसे के मिलने की कोई उम्मीद नहीं होती है, अचानक से ये पैसा का भुगतान मिलता है, यानी अचानक से लोगों की जेब में ये पैसा आ जाता है। इसलिए इस वर्ड को हम हेलीकॉप्टर मनी या हेलीकॉप्टर ड्रॉप जैसे शब्द का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो ये हेलीकॉप्टर ड्रॉप का समझ में आ रही बात, ये अनएक्सपेक्टेड मनी होता है। सरकार किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए या अर्थव्यवस्था में कभी कोई विपरीत स्थिति आ जाए तो अत्यधिक तरलता या बाजार की अनुरूप तरलता को मेंटेन करने के लिए हेलीकॉप्टर ड्रॉप या हेलीकॉप्टर मनी जैसे इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करती है। अभी हम बात करेंगे हेलीकॉप्टर हूवर क्या है। दरअसल ये दोनों वाइस वर्सा है, हेलीकॉप्टर ड्रॉप कहिए या हेलीकॉप्टर हूवर कहिए। हेलीकॉप्टर मनी को अगर हम जो है एक वर्ड से लिख लें, अगर हम लिख दें रिवर्स हेलीकॉप्टर मनी या ड्रॉप, तो इसी को हम कहते हैं हेलीकॉप्टर हूवर कहते हैं। यानी हेलीकॉप्टर ड्रॉप का मतलब पैसे को छोड़ना, हेलीकॉप्टर हूवर का मतलब या रिवर्स हेलीकॉप्टर ड्रॉप का मतलब पैसे को खींचना यानी पैसे को सोखना। तो एक तरीके के माध्यम से पैसे को बाजार में भेजा जाता है, तरलता बढ़ाई जाती है, और दूसरे तरीके से बाजार से पैसा निकाला जाता है। तो ये बाजार से कौन सा पैसा निकाला जा रहा है? ये बाजार से यानी इस तरीके से बाजार से वह पैसा निकाला जाता है जो बैंकिंग अर्थव्यवस्था के बाहर है या जो हमारे देश में पैरेलल इकॉनमी में है, या यूँ कह लें जो काले धन की अर्थव्यवस्था है। उस पैसे को बाहर निकालने के लिए आरबीआई जो है जो तरीका अपनाता है वो क्या है? हेलीकॉप्टर हूवर कहते हैं, या इसी को रिवर्स जो है हेलीकॉप्टर ड्रॉप के नाम से जाना जाता है। और इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। हम लोगों ने एक वर्ड सुना होगा डीमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण जो सुना होगा, ये दरअसल विमुद्रीकरण हेलीकॉप्टर हूवर से ही संबंधित है। यानी विमुद्रीकरण के अंतर्गत आपने ये देखा होगा कि अर्थव्यवस्था में वह पैसा जो काले धन के रूप में उपलब्ध है उसको, या यूं कह लीजिए वह पैसा जो जाली नोटों की जो है संख्या में है, तो उस पैसे को बाजार से बाहर निकालने का काम हेलीकॉप्टर हूवर के माध्यम से किया जाता है। और जो प्रक्रिया में जो एक प्रमुख प्रक्रिया होती है वो नोटबंदी होती है या विमुद्रीकरण होता है। जैसे विमुद्रीकरण होता है वैसे वो ब्लैक मनी के रूप में जो बड़े मूल्य वर्ग की नोटें हैं वो अपने आप अर्थव्यवस्था से बाहर आने लगती हैं, अपने आप अर्थव्यवस्था के बाहर आने लगती हैं। आई थिंक ये बात क्लियर हो गया। हेलीकॉप्टर ड्रॉप का मतलब पैसे को बाजार में छोड़ना, हेलीकॉप्टर हूवर का मतलब होगा बाजार से पैसे को सक करना, बाजार से पैसे को खींचने का काम करना, एब्जॉर्ब करने का काम करना। लेकिन यहां पर जो पैसा एब्जॉर्ब हो रहा है वो व्हाइट मनी नहीं है, वो ब्लैक मनी है, वो काला धन है, वो वह मुद्रा है जो जाली मुद्रा के रूप में अर्थव्यवस्था को खराब किए हुए है।
तो आई थिंक ये दोनों बात क्लियर है। नकारात्मक ब्याज दर, नकारात्मक ब्याज दर का भी सीधा उद्देश्य होता है कि बाजार में अतिरिक्त तरलता का सृजन करना। अब नकारात्मक ब्याज दर को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा जमा किया 1 लाख रुपए, आपको ब्याज मिलना चाहिए 4%, तो 1 साल के बाद आपके अकाउंट में कितना आना चाहिए, 1,04,000 रुपये। लेकिन हुआ उल्टा, आपने पैसा जमा किया 1 लाख रुपए और बैंक ने ब्याज देने के बजाय 4,000 रुपये आपके अकाउंट से काट लिया। अब आपके अकाउंट में बचा केवल 96,000 रुपये। आप अगर 96,000 रुपये रखे रह जाएंगे तो 96,000 का 4% अगले साल भी कट जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड निगेटिव इंटरेस्ट रेट। अब इसका मतलब क्या होगा, बैंक कहना क्या चाह रहा है, बैंक चाह रहा है साहब पैसा हमारे पास ना रखो, इसलिए मैं निगेटिव इंटरेस्ट रेट लगा रहा हूँ इस पर, आप उस पैसे को मार्केट में निवेश करो। सेम टू सेम, बैंक जब आरबीआई में अपना पैसा रखता है सरप्लस अमाउंट, तो आरबीआई उनको ब्याज देने के बजाय उनके मूलधन से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट काटने लगे, उनको ब्याज देने के बजाय उनके मूलधन से पैसा काटने लगे, तो इसका मतलब आरबीआई साफ साफ ये कह रहा है कि बैंक आपको हमारे पास सरप्लस अमाउंट रखने की जरूरत नहीं है, अगर रखेंगे तो मैं निगेटिव इंटरेस्ट रेट लगाऊंगा इस पर, आप उस पैसे को बाजार में निवेश करिए। यानी कि बाजार में अतिरिक्त मुद्रा का सृजन करने के लिए केंद्रीय बैंक जो है गैर पारंपरिक उपकरण के अंतर्गत जिस नए टूल का प्रयोग करता है या जिस तीसरे टूल का प्रयोग करता है, उसे हम लोग नकारात्मक ब्याज दर या निगेटिव इंटरेस्ट रेट के नाम से जानते हैं। आई थिंक ये तीनों बातें आपको क्लियर हुई होंगी। हेलीकॉप्टर मनी क्या है, हेलीकॉप्टर हुवर क्या है, नकारात्मक ब्याज दर क्या है। ये गैर पारंपरिक उपकरण है और जब पारंपरिक उपकरण फेल हो जाते हैं तो केंद्रीय बैंक इन्हीं जो है उपकरणों का प्रयोग करके बाजार में पैसे को भेजने का काम या बाजार से पैसे को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। अभी हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने इस तीसरे जो है सेगमेंट के सबसे लास्ट टॉपिक में, और आज का जो है जो मौद्रिक नीति की जो क्लास है, इसका जो तीसरा भाग है, उसमें हम लोग अंतिम टॉपिक पर हैं और वो अंतिम टॉपिक है मौद्रिक नीति समिति। हम लोगों ने स्टार्टिंग की वीडियो में बात किया था कि जितने भी टूल्स हैं उन टूल्स में कुछ रेट होते हैं, कुछ रिजर्व रेट होते हैं। इन दरों को जो है हर 2 महीने में इनका रिव्यू किया जाता है कि इनको अर्थव्यवस्था के अनुकूल हैं या नहीं हैं। अगर नहीं है तो इन दरों में कमी या इन दरों में बढ़ोतरी करने का निर्णय केंद्रीय बैंक के द्वारा लिया जाता था पहले। लेकिन अभी भारत में इन दरों को निर्धारित करने के लिए एक समिति का निर्माण किया गया 2016 में, और उस समिति का नाम है मौद्रिक नीति समिति, यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहते हैं हम लोग। तो 2016 में से यह समिति ही वर्तमान में जो ब्याज दरें हैं उनको निर्धारित करने का काम करती है। तो उर्जित पटेल कमेटी है एक, उर्जित पटेल तत्कालीन गवर्नर है 2016 में, और इन्हीं की सिफारिश पर भारत में जो है मौद्रिक नीति समिति का गठन हुआ, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन हुआ। और ये गठन जो है आरबीआई अधिनियम 1934 के भाग 45 के ZB के अंतर्गत एक संशोधन के अनुसार हुआ, जो भारत की मौद्रिक नीति के निर्माण में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाए रखने में योगदान देगी। मौद्रिक नीति के अंतर्गत दरों के निर्धारण करने का कार्य पहले एक्चुअल में आरबीआई करती थी, जो हम लोग ने अभी बात किया, लेकिन अभी मौद्रिक नीति समिति द्वारा दरों को निर्धारित किया जाता है, यानी कि समिति के द्वारा रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिसाइड किया जाता है। इस समिति के चेयरमैन आरबीआई के गवर्नर होते हैं। समिति में कुल सदस्यों की संख्या 6 है। इसमें 3 सदस्य जो है आरबीआई के बोर्ड से होंगे और जो 3 सदस्य होते हैं वो भारत सरकार नियुक्त करती है। इस समिति की जो बैठक होती है, प्रत्येक बैठक के बाद प्रत्येक सदस्य की टिप्पणी के साथ मौद्रिक नीति का प्रकाशन केंद्रीय बैंक की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो लगातार 3 तिमाहियों तक मुद्रास्फीति अगर लक्ष्य सीमा से बाहर है तो इसके लिए इस समिति को सरकार को जवाब देना होता है। अब आइए जरा देख लेते हैं मौद्रिक नीति समिति में कौन कौन से वर्तमान में लोग सदस्य हैं। तो ये बात हम लोगों ने कर लिया, मौद्रिक नीति समिति की सिफारिश पर उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिश पर इस समिति की स्थापना हुई। 2016 में ये कमेटी आई। जो अमेंडमेंट है वो याद रखिएगा, आरबीआई एक्ट 1934 अंडर सेक्शन 45 ZB के अंतर्गत संशोधन हुआ है। इसमें टोटल 6 सदस्य हैं। 3 सदस्य जो हैं आरबीआई से होंगे और 3 सदस्य नॉन आरबीआई यानी कि भारत सरकार। इन लोगों का अपॉइंटमेंट भारत सरकार करती है, जिसमें आसिमा गोयल हैं, शशांक भिड़े हैं, जयंत R वर्मा हैं। ये इकोनॉमिक एडवाइज़र कमेटी में ये सदस्य रहे हैं लोग, और इनको भारत सरकार ने वर्तमान में मौद्रिक नीति के सदस्य के रूप में नामित किया है। इसके अलावा आरबीआई से जो लोग हैं उसमें आरबीआई के चेयरपर्सन के रूप में है मिस्टर शक्तिकांत दास, जो आरबीआई के तत्कालीन गवर्नर भी हैं।
इसके अलावा माइकल देव पात्रा जो आरबीआई के वर्तमान डेप्यूटी गवर्नर हैं। इसके अलावा बात करें राजीव रंजन जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं यानी कि कार्यकारी निदेशक हैं। तो ये कुल मिला के 6 सदस्य हैं और इन 6 सदस्यों के द्वारा प्रत्येक सदस्य का एक अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है और इन 6 सदस्यों के रिव्यू के बाद, इनके फाइनल स्टेटमेंट के बाद मौद्रिक नीति के अंतर्गत जो रेट होते हैं, जो रिजर्व दरें होती हैं, उनको निर्धारित किया जाता है और प्रत्येक 2 माह पर इसका प्रकाशन भी किया जाता है। यानी अभी जून माह चल रहा है और 8 से 10 जून के अंतर्गत 6 to 8 जून के अंतर्गत मौद्रिक नीति समिति ने अपनी पूरी समीक्षा की है और उस समीक्षा का भी वीडियो आपके सेम चैनल पर, सेम यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। और हर 2 महीने पर जितनी बार ये समीक्षा होगी हम लोग जो है इसको अपने वीडियो के माध्यम से आपके साथ डिस्कस करने का काम आने वाले समय में हमेशा के लिए करते रहेंगे। तो मौद्रिक नीति का ये पूरा सेशन हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। हम लोगों ने 3 भाग में पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया, कवर किया। कोशिश किया गया है कि मौद्रिक नीति से जुड़े हुए हर बिंदुओं को, हर पहलुओं को शामिल किया जाए और अगर किसी पॉइंट में, किसी बिंदु में, किसी टॉपिक में आपको डाउट रह गया हो या ऐसा लगता है आपको कि कोई इकॉनमी का, इंडियन इकॉनमी का कोई ऐसा टॉपिक जिसको आपको समझने में दिक्कत होती हो या थोड़ा सा उसमें कुछ आपको इशू आता है, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से उस चैप्टर का नाम लिख सकते हैं। हो सकता है अगली वीडियो हमारी उसी टॉपिक पर हो जाए। तो ये पूरा सेशन, पूरे 3 जो है वीडियो का ये जो सेशन रहा, इस चैप्टर पर हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू।